रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट नंबर 7 आई गेस इट इज। तो आप वो चेक कर लेना कौन सा पार्ट है ये। सो वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद इट in this lecture. So you can write down the unit as redox reactions. And lecture number, I guess it is 7. Still you can check on the parts that will be mentioned on it, of course. And the topic. So the topic for today's lecture is basically we shall be studying about the titrations. Redox reactions में क्या titration थी या फिर electrode potential कैसे generate हुआ. Though this is the basic for your electrochemistry जो कि आपके शायद class 12th में होगा पूरा as a topic. तो उसी के लिए ये basis है. And for mostly we shall be studying कि oxidation number हमें क्या नहीं बता पाए. मतलब overcoming I am saying उनके जो बैक फ्रंट रहा या फिर बैक बूट रहा वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हमें उनके बारे में ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहे. तो वो चीज़ और कुछ हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे इन दिस लेक्चर. तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो पहले कहता है टाइट्रेशंस के बारे में. टाइट्रेशंस आप अपनी क्लास में सीख कर आयोगे पुराने, जहाँ पर आपने सिर्फ एसिड और बेस टाइट्रेशंस के बारे में ही पढ़ा होगा. मतलब अगर आप एसिड का पता लगाना चाहते हो कि किसी सोल्यूशन के अंदर कितना एसिड है तो आप उसको बोलते थे एसिडिमेट्री. और अगर आप बेस का पता लगा रहे हो तो आप उसको बोलते थे क्या, एल्कलीमेट्री. ये थोड़ी यूजुअल टर्म्स होंगी जो आप ऑलरेडी सुनकर आए हो, बट आपकी जानकारी के लिए बता दें जैसे एसिड बेस रिएक्शंस होती है उसी के साथ आपके पास और भी बहुत तरीके की रिएक्शंस होती है जिसमें से क्योंकि वी आर स्टडिंग द रिडॉक्स रिएक्शन तो उसी तरीके में वी विल शैल बी स्टडिंग अबाउट द टाइट्रेशन. अब टाइट्रेशन जिन लोगों को नहीं पता जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं टाइट्रेशन एक ऐसी एक्सपेरिमेंट होता है, एक केमिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम करते हैं. तो दो चीज़ें होती है, एक वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें सब पता है और एक वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें सब कुछ जानना है. तो जिसके बारे में आप सारी चीज़ें जानना चाहते हो उसको बोलते हैं एनालाइट, वेयर एज जिसके बारे में हमें सब पता रहता है उसको बोलते हैं नोन क्वांटिटी या फिर नोन सब्सटेंस. ठीक है. जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करके आप अपने एनालाइट को जानते हो तो वहीं से इसी टर्म को मतलब यहाँ पर इसका यूज़ करके आप इसको जान लेते हो कि आपको इसकी क्वांटिटी भी पता है, अमाउंट भी पता है, इसका नेचर भी पता है. क्वांटिटी मतलब मास आपको पता है कितना आपने मास लिया है, इसकी नॉर्मेलिटी या फिर आप कह लो इसकी मोलैरिटी के बारे में आपको सब पता है. तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता रहती हैं तो आप इसके टॉपिक्स निकाल सकते हो यही सारे. ठीक है. तो जो प्रोसेस हम इसके निकालने में इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोसेस को हम अपनी लेम टर्म्स में बोल देते हैं क्या, टाइट्रेशन. ठीक है. और इस प्रोसेस के दौरान हमें कलर चेंजेस ऑब्टेन होते हैं. तो वो कलर चेंज हमें कौन दे रहा होता है, वो कलर चेंज हमें मिलता है अगर हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर बहुत टाइप के होते हैं जिसके अंदर से आपने फिनोप्थिलीन नामक इंडिकेटर जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. बट इसके अलावा आपके पास नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं जैसे कि रेड रोज इंडिकेटर. ठीक है. फिर आपका होता है टर्मरिक, आपके पास होता है टर्मरिक इंडिकेटर, रेड रोज इंडिकेटर. ये आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं. इसी के साथ आप लिख सकते हो अपना एक स्टार्च इंडिकेटर, बहुत फेमस इंडिकेटर है स्टार्च इंडिकेटर. एक कोई सोल्यूशन ही बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें इंडिकेटर की यूज ही नहीं पड़ती, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हो गया आपका मैंगनेट सोल्यूशन जो कि खुद एक अपने डार्क पर्पल कलर का होता है. पर्पलिश पिंक कलर होता है इसका, बहुत ज़्यादा डार्क. और इसके साथ साथ शायद आप एक्सपेरिमेंट भी करो, वो एक्सपेरिमेंट आपको बता देते हैं आप एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे. तो ये पूरा बेसिस होता है आपके टाइट्रेशन का जिसके अंदर आपको टाइट्रेशन के बारे में आपको चीज़ें पता चल जाती है. एंड थोड़ा सा टाइट्रेशन का एक्सप्लेन भी कर देते हैं. ये होती है आपकी ब्यूरेट, ये होती है आपकी ब्यूरेट. इस ब्यूरेट के अंदर आप डालते हो, इसको बोलते हैं ब्यूरेट. इसके अंदर ना नंबर्स लिखे रहते हैं जैसे मेजरिंग फ्लास्क टाइप होता है वैसे. यहाँ पर रहती है एक नॉब जिसको आप रोटेट करोगे तो यहाँ से वो खुल जाएगा और यहाँ से जो है वो आपका सोल्यूशन पोर होना शुरू हो जाता है. और वहीं आपका नीचे बेस के ऊपर रखा रहता है एक
कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के अंदर होता है आपका अननोन सोल्यूशन। इसके अंदर होता है आपका क्या? अननोन सोल्यूशन। और इसके अंदर रहता है आपका नोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन के साथ साथ हम इसके अंदर एक और चीज डालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? इंडिकेटर। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ब्यूरेट के अंदर से इसके अंदर चीज़ें डालनी शुरू करी। मैं तब तक चीज़ें इसके अंदर पोर करूँगी जब तक कि मुझे कोई कलर चेंज नहीं दिख जाता। उस पॉइंट पर जब मुझे अपना कलर चेंज होता हुआ नज़र आ गया, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ हमने ली थी जिसके अगेंस्ट हम टाइट्रेट करा रहे थे ताकि हमें टाइट्रेंट के बारे में पता चल जाए। यहाँ से आपको बता दें, दो टर्म्स आते हैं नोन और अननोन में, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट। मतलब इसमें से टाइट्रेंट नोन और फिर अननोन वाली पॉइंट्स को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जब मेरा एसिड बेस के बराबर हो गया। सपोज आप एसिड बेस करा रहे हो, होती सारी एक टाइप की है, बस आप एसिड बेस की जगह चीज़ें बदलते रहते हो, तो होती सारी एक टाइप की है। तो मैंने क्या किया, मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया? जब मेरा एसिड मेरे बेस के एकदम इक्विवेलेंट हो गया। तो इसके तौर पर मैंने यहाँ सपोजिटली NaOH लिया था और यहाँ का तो मुझे अमाउंट पता ही करना था कि कितना मेरा HCl प्रेजेंट है। HCl का क्या मोलैरिटी, क्या मोलैलिटी, क्या नॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं और उसी से हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। जिसके लिए हम इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो आता है आप वो ले लेते हो और उसी को बोल देते हो क्या? इक्विवेलेंस पॉइंट। जब इतना काम आपका हो जाता है, इतने काम के बाद जो आप पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागते हो वो भागते हो आप 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स। 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेने के पीछे का हिसाब ये है कि अगर आपने एक बारी गलत किया है तो आप दूसरी बार ठीक कर लो। दूसरी बार गलत किया है तो आप लगातार ऐसे मेजरमेंट्स लेकर आओ कि लगातार सेम आ रहा है। मतलब हाँ, कंसेप्चुअल बेसिस पर या थ्योरेटिकल बेसिस पर हम जज नहीं कर रहे, बट हमारा एक्सपेरिमेंटली जो है सब्सटेंस जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपके एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, या किसी भी टाइप ऑफ टाइट्रेशन की अगर आप बात करो तो सबके टाइट्रेशन की कहानी जो है वो सेम रहती है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने रिडॉक्स के टाइट्रेशन की। तो रिडॉक्स के टाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया यूजुअली जब हम मैंगनेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, हमारे पास है मैंगनेट और मैंगनेट को हम रिडॉक्स करवाना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो जो भी हमारी प्रॉपर्टीज आते हैं, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर होती है उसके अंदर हमें किसी सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो भी आप इंडिकेटर ले रहे हो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका कलर ऑलरेडी पिंक होता है। तो ये अपना कलर खुद सेल्फ कलर्ड होता है, जिसकी वजह से हमें इसका कलर गायब करना है और वही हमारा एंड पॉइंट बन जाता है। सिमिलरली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास होता है क्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट की आप रिएक्शन करा रहे हो और वही रिडॉक्स रिएक्शन आपने करा दी। जैसे ही आपने रिडॉक्स रिएक्शन कराई तो क्रोमेट के पास तो अपना कलर नहीं है, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगी एक तरीके के इंडिकेटर की, और इस टाइप ऑफ इंडिकेटर को आप बोल देते हो क्या? ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोल देते हैं ट्राइफिनाइल अमीन इंडिकेटर्स। क्योंकि आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फिनोल्फथालीन ही मिलेगा, जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, तो जब आप सोल्यूशन बनाओगे, वैसे तो आपको बनाया मिलेगा, बना करके दिया जाएगा, तो जब आप सोल्यूशन बनाओगे, आपकी मैम आपको कहे कि कौन इच्छुक है सोल्यूशन बनाने के लिए, तो आप हाथ उठा कर कह देना कि भाई हम इच्छुक है, क्योंकि हमें पता है ये पानी के अंदर नहीं मिलता, ये गर्म पानी के अंदर मिलता है, तो आप इजीली बना पाओगे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि ये ठंडे में बनाना है गर्म में बनाना है। वो बनाते रह जाएंगे, पर एक वो पाउडरी फॉर्म होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट पाउडर, जैसे आप पाउडर को पानी के ऊपर डालते हो तो वैसे वो मिक्स नहीं होता, जैसे आप स्टार्च को ही देख लो, वो मिक्स नहीं होता, तो वैसा ही सिमिलर केस उसका भी होता है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इंस्टेड यू नीड वार्म वाटर ताकि वो सॉल्युबलाइज हो जाए और एक कलरलेस सोल्यूशन आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो
अगर हम क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट के लिए हमें कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर चाहिए रहते हैं। वेर एज अगर हम अपनी यही सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, अगर हम अपनी ऐसी ही रिएक्शन कराएं किसी स्ट्रक्चर से, जैसे मैंने आयोडीन की करा दी, जैसे मैंने आयोडीन का रिडॉक्स करा दिया और वहां से मेरी रिडॉक्स रिएक्शन अगर हो गई, तो आयोडीन के केस में जो चीज एक्ट करती है उस चीज को हम बोल देते हैं स्टार्च। स्टार्च एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर। यहाँ पर से आपको जो कलर चेंज मिलेगा इंडिकेटर, वो मिलेगा कलर पेल येलो, या फिर कलरलेस हो जाता है, या फिर पेल पिंक बोल देते हो आप इसको, पेल पिंक सॉर्ट, कलरलेस भी हो जाता है। ठीक है, ये चेंजेस मिलते हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पर आप बोल देते हो एक सॉर्ट ऑफ पिंक कलर, या फिर समटाइम्स यहाँ पर ब्लू कलर आता है, आप ब्लू ही लिख लो, ब्लू कलर आता है। सिमिलरली अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च की मदद से भी ब्लू कलर आता है, और फिर उसको हम पेल येलो से, थायोसल्फाइड के सोल्यूशन से पेल येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कलर चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब इतनी कहानी थी कि टाइट्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें बेसिकली अमाउंट के बारे में पता चल रहा है, कौन कितने अमाउंट के अंदर है। तो एक नोन क्वांटिटी हम यूज करते हैं, अननोन के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखेगा, आपका सेटअप जो आप बोलते हो। इसी के साथ हमारी एक और कहानी आती है जिसमें हम बात करते हैं अपने, आपको याद होगा हमने पुराने एक्सपेरिमेंट जब किए थे, या हमने जब पुरानी बातें की थी, तो हमने क्या किया था, एक हमने कॉपर सल्फेट का लिया था और एक हमने जिंक का लिया था। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिंक के लिए अपना, वी वर एक्सपेरिमेंटिंग अबाउट आवर जिंक, एंड उसी के साथ हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डालते थे। जब हमने ये काम किया तो हमें देखने को मिला यहाँ बन गया कुछ जिंक सल्फेट, और ये बन गया कॉपर आपका, कुछ कॉपर आपका इस प्रकार का बन गया। जब कुछ इस प्रकार का मिला तो यहाँ से हम बोल रहे थे क्या, यहाँ हुआ है आपका रिडक्शन, और इस पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इतना चीज देखने के बाद हमने इसको घोषित कर दिया था कि भाई आज से तुम्हें हम नया नाम देते हैं, यानी कि आज से तुम्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कह देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हमने क्या किया, हम सेम सोल्यूशन की तो बात कर रहे थे। सेम सोल्यूशन कैसे कहना चाह रहे हो, सेम सोल्यूशन कहना चाह रहे हैं भाई ऐसे तो थे तुम, अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ये कॉपर सल्फेट हो गया आपका, और यहाँ जो हमने रॉड लगाई थी वो हमारी जिंक की थी। जिंक टूट टूट कर यहाँ जा रहा था, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट यहाँ चिपक जा रहा था। इतना काम मतलब सेम सोल्यूशन के अंदर हो रहा था। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट नाउ, कि हम एक नया रूप चाहते हैं। नया रूप कैसे भाई, तुम अलग बैठो कॉपर, और जिंक तुम भैया अलग बैठो। जिंक भैया को और कॉपर भैया को दोनों के बीच में हमने ला दी दूरी। यहाँ बैठे हैं आपके जिंक भैया, और यहाँ बिठा दो, ब्लू से बना देते हैं, और यहाँ बैठे हैं आपके कॉपर भैया। ठीक है, जब इतना काम हो गया है तो कॉपर भैया को बोला लो भाई अपनी डंडी संभालो, ये डंडी रहेगी आपकी कॉपर की, और जिंक भैया को भी बोला लो भाई अपनी डंडी संभालो, और ये डंडी रहेगी जिंक की। जब इन दोनों के अंदर रिएक्शन हो रहे थे, वी वर अवेयर व्हाट, कि यहाँ तो हो रहा था भाई ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन। इतना काम जब हो रहा था तो हम क्या कह सकते हैं, क्या इसके अंदर जितना भी काम चल रहा होगा हम इसको नाम दे देते हैं हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि इसका मिलन अभी कॉपर भैया से नहीं हुआ। सिमिलरली इस वाले को भी हम बोल सकते हैं क्या, हाफ सेल रिएक्शन। अब ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, तो मैंने चाहा कि क्यों ना इन दोनों को अब जोड़ दिया जाए। अब जोड़ें कैसे, जोड़ने के लिए मैंने एक लगाया इनके ऊपर यू शेप की अपनी ब्रिज लगाई, जिसको हम बोल देते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या बला है भाई, इसका तामझाम इसके तामझाम से जुड़ा रहे पर मिक्स नहीं हो। जितना कॉपर का तामझाम है, जितना जिंक का तामझाम है, दोनों आपस में तो मिल जाए, पर मैं नहीं चाहती कि एकदम इतना मिल जाए कि दोनों मिक्स ही हो जाए, आई डोंट वांट दैट। तो कनेक्शन के लिए कुछ ब्रिज सॉर्ट ऑफ लगा दिया, इस ब्रिज को मैंने सॉल्ट ब्रिज बोल दिया। सॉल्ट ब्रिज क्यों, क्योंकि ये बना रहता है KCl से, या फिर ये बना रहता है अमोनिया। ठीक है, यूजुअली KCl याद रख लेना,
अब क्या होगा, ये इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है, मैंने बोला ये तो कुछ हमारा सर्किट सिस्टम बन गया है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक बिजली लगा दें और बिजली विभाग खोल लेते हैं अपना। जैसे ही हमने यहाँ पर अपना तामझाम लगा दिया, स्विच लगा करके ये डाल दो, थोड़ा नीचे तक कर लो इसको। हाँ, तो जैसे ही मेरा तामझाम फिट हो गया, मैंने लगाई यहाँ पर अपनी बैटरी और यहाँ लगाया मैंने अपना स्विच, और सॉल्ट ब्रिज कर रहा है दोनों को कनेक्ट। अब क्या होता है, वही आपकी रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे, मतलब रिडक्शन जो कर रहे थे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो कर रहे थे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और जब ये दोनों काम हो रहे हैं तो हमारा स्विच क्या होना चाहिए था, हमारा स्विच होना चाहिए था ऑन, क्योंकि स्विच ऑफ होगा तो काम नहीं बनेगा। इसी पूरे सेटअप को बोल देते हो क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, और इसी पूरे सेटअप को हम बोल देते हैं क्या, डेनियल सेल। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ डेनियल सेल क्या होता है, तो अब आप एग्जाम में धपाक से लिख कर आना कि भाई ये होती है डेनियल सेल, और अच्छे से बना के आना, सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी लिख देना थोड़ा बहुत। ठीक है, दूसरी कहानी यहाँ क्या आती है, दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं क्या, ये कहते हैं कि ठीक है आपने डेनियल सेल बना दिया, सब बना दिया, अब क्या करो, अब आप इसको बोलो इलेक्ट्रोड, और सिमिलर केस में इसको भी बोलो इलेक्ट्रोड। भाई इतनी स्टोरी तो हम अपने बचपन में 9th में 8th में पढ़ के आए ना कि ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स की वजह से पोटेंशियल तो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक ही सिचुएशन में फ्लो करती है, और वो सिचुएशन चाहिए क्या, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आओ। तो इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस देखते के साथ ही आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा शुरू, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे इधर, और वहीं आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए। अगले पेज पर लिख देते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो जिंक की तरफ से जा रहे हैं, जिंक की तरफ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। वहीं वहीं आप कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to that of flow of electrons। इसी के बीच में एक बात मुझे याद आई, और वो बात है थोड़ी इम्पोर्टेंट, तो इन दोनों को करना पड़ेगा थोड़ा सेपरेट, और यहाँ लिखी जाएगी वो बात, जो बात है क्या, क्योंकि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है आपका, तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट टू दिस, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर अकर्स। तो ये पूरी रिएक्शन थी। अब मैंने क्या बोला, अब मैं चाहती हूँ क्या, कि जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने जनरेट किया है, मैं चाहती हूँ आप उसे 298 केल्विन पर मेजर करो, और जो भी पोटेंशियल जनरेट हुआ है आप उसका जब 298 केल्विन पर, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर देखोगे, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इन जनरल टर्म्स क्या हो गया, कि
कोई भी एलिमेंट की क्षमता कि वो कितना भाग करके इलेक्ट्रॉन ले रहा है या भाग करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी चीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इज मेंशन्ड इन योर बुक, इफ यू वांट आई कैन जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो यूजुअली 0 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर आपके लिख देते हैं, इट इज अ मेजर, it is a measure of relative tendency of active species in process to remain oxidized or reduced form। ठीक है, तो यहीं से हमारे दो टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 0 होता है तो ई नॉट आपका 0 से भी तो छोटा हो सकता है। सपोजिटली अगर ई नॉट आपका 0 से छोटा है या ई नॉट आपका 0 से बड़ा है तो मतलब ये होगा नेगेटिव, और ये वाला सिनेरियो बनेगा आपका पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो इसको बोलोगे आप क्या, मोर रिड्यूसिंग पावर। और सिमिलरली अगर पॉजिटिव है तो इसको बोलोगे क्या, मोर, सॉरी नॉट मोर, आप इसको बोलो लेस रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो एक ही टर्म में याद कर लो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की जगह आप सिर्फ रिड्यूसिंग के टर्म में याद करोगे तो आपके लिए रहेगा आसान। बस आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना ही बेसिस था कि आप डेनियल सेल जान लो और आप जान लो अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जब आप इन दोनों के बारे में जान लेते हो, बाकी की जो पूरी केमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट विल बी प्लेइंग मेजर रोल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बाकी का कंसेप्ट हम वहाँ पढ़ेंगे। आज का कंसेप्ट इतना ही था, रिडॉक्स हमारा खत्म हो गया है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, जैसे कि अगर यहाँ पर दे हैव गिवन दिस होल फॉर्म कि जहाँ से आप चीज़ें आपको बोलेंगे कि याद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज क्लियरली मेंशन कि बाकी की चीज़ें आप जो करोगे सेल की रिएक्शन एंड ऑल वो आपको क्लास 12th में कराई जाएंगी। ठीक है, और अगर आप इतने ही ज़्यादा इच्छुक हो तो जब 12th का सिलेबस वी शैल बी कवरिंग सून, तो जब हम 12th का सिलेबस कवर करेंगे तो आप तब कर लेना। ठीक है, तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा। ओके, कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो पहले बोल रहे हैं जरा ऑक्सीडेशन नंबर तो असाइन कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी काम लगेगा अब आपके लिए। पहला कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है सिर्फ अंडरलाइंड एलिमेंट्स का, मतलब पी का, आपको पता है सोडियम है। सोडियम कौन से ग्रुप में आता है, सोडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। और यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, दो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2। और पी का आपको निकालना है मानो x, और ऑक्सीजन का होता है -2, देयरफॉर दो ऑक्सीजन का हुआ कितना, -8, और होल चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ लिखा 0। x के लिए आप सॉल्व कर सकते हो 3 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपने निकाला क्या, ऑक्सीडेशन नंबर 5 प्लस का। सिमिलरली इसका निकाल देते हैं, जैसे Na का आपको पता है 1, B का आपको नहीं पता, और H का यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, H का आप लिख सकते हो -4, बराबर रखोगे 0 के, x आ गया आपका +3। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। अगर और किसी का कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ इसका, K2 का मतलब +2, Mn के लिए मतलब x, और O का होता है -2, 4O का होगा -8, बराबर रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +6। तो यहाँ लिख सकते हो आप +6। सिमिलरली H2SO7 के लिए अगर हम निकालते हैं, जिसको हम अपनी टर्म में बोलते हैं ओलियम, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें निकालना है तो H2 के लिए मतलब 2,
सल्फर का निकालना है तो 2x लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है तो मतलब -14 इज इक्वल्स टू 0, और 2x की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 6। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। तो आई होप आप बाकी के निकाल सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का निकालना है भाई, ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का, कैल्शियम का आपको पता है +2 होता है, तो ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का देखो कैल्शियम का होता है +2 और ऑक्सीजन का होना चाहिए था -2, तभी टोटल बैलेंस 0 आया। कैल्शियम का अगर +2 दे रखा है तो ऑक्सीजन का होना चाहिए था -2, तभी 0 दे रखा है ना। तो हमें पता है 0 होना चाहिए था, सॉरी -2 होना चाहिए था, ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए था तभी 0 आता। कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का आपको निकालना है -2 होता है, दो ऑक्सीजन का -2 है तो एक ऑक्सीजन का आपको नहीं लग रहा -1 हो जाएगा। और इन्हीं को तो बोलते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड याद करो हमने पढ़ा था -1, और सुपर ऑक्साइड होता है -½ ठीक है। यहाँ आप बचे हुए आप कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अंडरलाइंड का, यार ये भी आप खुद से करेंगे होमवर्क में। वी हैव टू जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत कर चुके हैं एग्जाम्पल के टाइम पर, फिर भी आपको एक आध करा देते हैं, कैसे कराएंगे। ओके, जस्टिफिकेशन चाहता है हमसे, जस्टिफाई करा लो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख दो। ऑक्सीजन का होता है -2, कॉपर का हुआ यहाँ +2, हाइड्रोजन का 0। देखना हाइड्रोजन का 0 क्यों है, क्योंकि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो 0। हाइड्रोजन का कितना हो गया +1, ऑक्सीजन का -2। क्या आपको नहीं लग रहा कॉपर 0 से पहुंच गया यहाँ और हाइड्रोजन 0 से पहुंच गया यहाँ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, हेंस रिडॉक्स। यहाँ आ जाओ, ये है पोटेशियम 0 स्टेट में, यहाँ है फ्लोरीन 0 स्टेट में। फ्लोरीन पहुंचा नेगेटिव पर, पोटेशियम पहुंचा पॉजिटिव पर, एक ऑक्सीडाइज हो गया एक रिड्यूस हो गया, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, अगर नेक्स्ट देख पा रहे हो तो BCl3 मतलब +3 और इसका हो गया -1, LiAlH4 मतलब 1 और ये हो गया -1। Al का कितना निकालेंगे, अगर हमें Al का निकालना है तो Al का बना x +1 -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 3। तो यहाँ से आपने निकाल लिया Al का +3। यहाँ पर B2H6 है, B2H6 का मतलब हो गया +3 -1, LiCl है -1 +1, AlCl3 है +3 -1। तो आप देख सकते हो मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए हैं, जिसका आपको देख के सही लग रहा है तो वो आप सॉल्व कर लेना, मतलब दिखा देना कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज। आई जस्ट होप आपको इतना विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर, यस इट इज विजिबल, ठीक है। तो बाकी के आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं आपकी नज़रों का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट पार्ट वी हैव नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फ्लोरीन रिएक्ट करता है आइस के साथ और इस चेंज को बताओ रिडॉक्स है कि नहीं। अरे भाई लो -2 लो +1 और ये रहा 0, यहाँ +1 है यहाँ -1 है, और यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, +1 -2, और फ्लोरीन का आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कितना, फ्लोरीन का आ जाएगा आपका -1 सॉरी +1। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि किसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली अब हम अगर ऊपर चले और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर क्लोरीन फलाना ढिकाना। ओके, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट H2SO5 we have or Cr2O7, we have H2SO5 Cr2O7 2 minus, and what else was there, NO3 minus। ये बोल रहे हैं इनका स्ट्रक्चर बता दो जरा, और इन्हीं के साथ साथ आपको इनका स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इनका स्ट्रक्चर तो बताना ही है और आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ जरा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो और काउंट द फॉल्सी। फॉल्सी का मतलब अभी बताते हैं आपको, पहले चल लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लो भाई +1, इसका हो गया -2, तो
दो हाइड्रोजन के लिए 2 लिखा, सल्फर के लिए x लिखेंगे और इसके लिए -8 लिखेंगे बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है कम्प्लीटली। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 6। यही आएगी ना भाई? ठीक है, ऐसे आ सकती है। 4 2 8 प्लस 1, हाँ तो आई। ठीक है, प्लस 6 इसके लिए निकालते हैं। क्रोमियम के लिए हमें निकालना है 2x और इसका है 14 बराबर है -2 के। तो 2x इज इक्वल्स टू -2 के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 12 और x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 6। सिमिलरली NO3 के निकालते हैं, तो x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके प्लस के 5। तो लो, हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमें कितना टाइम लगा? थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। अब इसी के साथ जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द नेक्स्ट थिंग दैट द क्वेश्चन वांट्स अस टू डू इज दैट हाँ, SO5 इट इज नॉट SO4, वही हम कहें यहाँ पर we'll do SO5। it is happening। ओके, इट इज SO5। ओके, तो SO5 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका, इसको कर उठते हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या? x की वैल्यू प्लस का 8। अब आप बताओ, जो हमारा सल्फर है, हम सल्फर के बारे में सारी बात करें। सल्फर हमारा ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग करता है। 16 मतलब ऑक्सीजन जैसा सा कुछ होगा। जब ये ऑक्सीजन जैसा कुछ होगा, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है? भाई इसकी मैक्सिमम +6 हो सकती है। और आप खुद कितनी निकाल के बैठे हो? आप तो यार 8 निकाल के बैठे हो। जिसके पास सिर्फ है ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 6 ही तो दे सकता है। 2 क्या भीख मांग के देगा? नहीं। तो जिसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इसने 6 के 6 दे दिए, तो आप 8 निकाल के क्यों बैठे हो? तो इसकी मैक्सिमम स्टेट तो ये हुई ना यार, दिस विल बी इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ये डिस्क्रिपेंसी आती है ना, इसी को बोल देते हो आप फॉलेसी। ठीक है जी, कि निकालना कुछ चाहते हैं, निकल के कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं दे आर नॉट गुड। तो अब भाई इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई करने के लिए भी तो कुछ बताओ। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक है, हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। O H S O O H O एंड O, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया, तो इससे क्या जस्टिफाई कर दोगे? क्या आपको यहाँ कुछ दिख पा रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। और जहां पेरोक्साइड लिंकेज आ जाए, वहां हो गई क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1। इसी वजह से आपके 2 माइनस कटे हैं और +6 आएगा निकल कर। अगर आप देखोगे, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -1 -1 +1 -2 -2 एंड +1। तो इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका सल्फर का आ जाएगा निकल के। ठीक है, ऐसे आप इसका निकालोगे तो ये तो 6 ही आएगा। ये तो परफेक्ट आया, क्योंकि क्रोमियम की 6 होती है और नाइट्रोजन की +5 होती है, तो ये तो परफेक्ट आया। यहाँ पे कोई फॉलेंसी देखने को नहीं मिल रही। तो आई होप आप इनके स्ट्रक्चर बना पाओगे। जैसे NO3 का स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? ऐसे ऐसे आप NO3 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ और एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ दो डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अलग से पेज पे कराए तो इसकी इंपॉर्टेंस जरा समझो आप। ठीक है, फॉलेंसी आपको बता दिया है। ये बोल रहे फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले से मुझे याद आया, आपने तो स्टॉक मेथड पढ़ा है भाई। स्टॉक मेथड क्या कहता था? निकल सल्फेट। निकल की कितनी होती है? निकल की वैलेंसी कितनी होती है? +2। बता तो रखी है इन्होंने। और सल्फेट की कितनी होती है? -2। तो ऐसे ही आ जाएगा निकल। क्रिस क्रॉस करना है भाई। मर्क्यूरी के लिए देखो, HgCl की होती है -1, इसकी दे रखी है +2, कर दो क्रिस क्रॉस। इसकी 2 है तो HgCl2 और इसके -1 तो 1 क्रॉस हो गई। टिन
टिन की दे रखी है 4 और ऑक्साइड की होती है -2, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 2 एंड 4, जिसको आप रिड्यूस करके लिख सकते हो SnO2। सिमिलरली आयरन सल्फेट दे रखा है, आयरन की दे रखी है, सल्फेट की तो -3 होती है, आयरन की दे रखी है +3, तो Fe2SO4 होल थ्राइस। ऐसे बना लोगे फॉर्मूले या और बना दें आपके लिए? आई होप बना लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सजेस्ट द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट -4 +4 नाइट्रोजन -3 to -5। भाई ये आप खुद करोगे, ये बहुत टीडियस टास्क है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। While sulfur dioxide, hydrogen peroxide act करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, whereas reducing agents in the reaction ozone nitric acid can only act as oxidants। ये कह रहे हैं ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, whereas ये ऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे, आप खुद से करके आएंगे। अब ये कह रहा है कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर द रिएक्शन, हमने कंसिडर कर ली, आगे तो चलो। अच्छा इतने ही हो क्या, हम खुद चल लेंगे आगे, तुम पढ़े रहो इसी पेज पर। Next page, here this is the reaction and they are saying that the most appropriate way of doing or writing this reaction is this। क्या खास बात है इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ आप देखोगे तो वाटर, वाटर सिर्फ एक जगह मेंशन कर दिया, जिस तरफ ज्यादा होंगे भाई उस तरफ मेंशन कर दिया। वेयर एज नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। इसका मतलब है अगर नीचे वाले अप्रोप्रिएट मैनर माना जा रहा है तो उसमें पता चल रहा है ना हमें कि हमने रिएक्टेंट्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे और प्रोडक्ट्स के अंदर कितने रीजनरेट हो गए। तो कंज्यूम वेराइटी और रीजनरेटेड वेराइटी हमारे सामने, हम मॉलिक्यूल से स्टोचियोमेट्री अलग चेंज कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है, बट हमें पता लगाना है ना हमने कितना यूज किया और कितना रीजनरेट हो गया। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नीचे वाले को थोड़ा महत्व दे दिया। देन दे हैव कंपाउंड AgF2 थोड़ा अनस्टेबल है, however if formed the compound act as very strong oxidizing agent। अरे देखो थ्योरिटिकल पूछते हैं इतना कि क्या बोले, बोल रहे हैं AgF2 के बारे में बात कर रहे हैं, F2 मतलब -1 और Ag का इस हिसाब से हुआ +2, हुआ कि नहीं? तो मतलब अगर Ag 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप खुद सोचो, क्या Ag 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या स्टेबल होगा? ये तो भाई अनस्टेबल हुआ ना। Ag के लिए +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करना इज क्वाइट अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर ये कह रहे हैं अगर एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता? इसलिए क्योंकि इसको भूख ज्यादा है, ये है ही 2+ में अनस्टेबल। जब ये है ही 2+ में अनस्टेबल तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? दौड़ेगा ना, +1 में आने के लिए लेगा ना इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा, तो काम करेगा किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसलिए बोला जाता है अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया आपके आधे क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, यही है कि नहीं है? इफ फॉर्म कंपाउंड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई जो Ag है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में काम कर रहा है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Ag के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो जाना चाहता है +1 के अंदर। +1 के अंदर कैसे जाएगा? जब रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। हाँ। Lower 2 state reagent excess compound of higher state is formed as oxidizer। Justify this statement। 3 illustrations बोलने हैं, मतलब रिडॉक्स के 3 एग्जांपल्स मांग रहे हैं भाई आपसे, ठीक है, तो आप वो खुद दे देना। इसी के साथ और पढ़ लेते हैं कितने थ्योरेटिकल हैं, बिकॉज थ्योरी इज जस्ट मेकिंग अस, क्या हो गया है तुमको? अच्छा हियर वी हैव, दे वांट अस टू आइडेंटिफाई कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन हुआ है ऑक्सीडाइज, कौन हुआ है रिड्यूस। तो पहला काम आपका रहेगा ये होमवर्क, इसको आप मार्क करो अपने, इसको वाइट कर दिया है क्या, इसको आप मार्क करो अपने होमवर्क में, और इसके अंदर आपको लिखनी है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वहीं से आपके सारे ये जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने सारे आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ आपके एक नेक्स्ट पेज पर था बैलेंसिंग रिएक्शंस का, ठीक है, तो वो आपको दिखा देते हैं एक बार। या दिस नंबर, ये क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन नंबर आप लोग बैलेंस करेंगे, और बैलेंस पहले ही कर लेना सो दैट अगर कोई डाउट है तो एटलीस्ट वी कैन सॉल्व इट हियर, ठीक है।
तो आप कमेंट में बता देना आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, किस हिस्से में आपको दिक्कत आ रही है, so that we can solve it then and there and we can move on forward to our next chapter. ठीक है, till then stay blessed and keep watching.